जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें आगे लिखा है गुरुदेव जी ने कि गांधी जी और दर्पण। गांधी जी तो अपनी समीक्षा हर क्षण करते रहते थे। मीराबेन ने गांधी जी का एक संस्मरण लिखा है। वे कभी दर्पण का उपयोग नहीं करते थे, बिना उसके ही अपने हाथों हजामत बनाते थे। एक दिन किसी ऐसे कमरे में ठहरना पड़ा जहां बड़ा सा दर्पण लगा था। गांधी जी उसके सामने खड़े हो गए और आसपास वालों को बुलाकर दिखाने लगे, देखो यही है न गांधी जिसे देखने न जाने लोग क्यों दौड़ते आते हैं और समय खराब करते हैं। बाबी में कुछ न निकला। एक दिन में महान बन जाने की कल्पना कर मूर्ख कर सकते हैं, समझदार नहीं। प्राचीन कथा है, ब्रह्म देश में अश्वत्थ वृक्ष की जड़ में एक देव सर्प रहता था। एक ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया, सो रोज एक कटोरा दूध बाबी पर रखकर उसकी पूजा करने लगा। सर्प देव प्रसन्न हुए। वे नित्य दूध पी जाते और बदले में एक स्वर्ण मुद्रा उसी कटोरे में रख जाते। ब्राह्मण का धन भी बढ़ने लगा और लालच भी। ब्राह्मण ने सोचा, सर्प की बाबी में स्वर्ण मुद्राओं का भंडार होगा, सो उसे मारकर एक ही दिन में क्यों न वह सारी राशि प्राप्त कर ली जाए। उसने घात लगाकर सर्प को मार डाला। खोदने पर बाबी में कुछ न निकला। अति लालच से होने वाली हानि का अनुभव करके ब्राह्मण सिर धुनकर पछताता रहा। तथा कथित महान बनने वाले भी इसी तरह उपहासपद बनते और घाटे में रहते हैं। आगे लिखा है कि विज्ञजन तो गुणवान भी होते हैं। वे अपनी क्षमता, प्रतिभा और वरिष्ठता का स्तर निरंतर बढ़ाते रहते हैं। दूसरे को कुमार्ग पर चलते देखकर उनका अनुसरण नहीं करते, न उनसे प्रभावित आकर्षित होते हैं, मार्ग बनाते हैं। अपनी श्रेष्ठता एकाकी के वरण आप अपना संकल्प आधार पर अक्षुण्ण कर रखते हैं। कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इसका अर्थ यही है कि चुनाव की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को औचित्य के पथ का ही अवलंबन लेना चाहिए। कोई और न मिले तो एकाकी पुरुषार्थ के बल पर अपना ध्येय निर्धारित कर श्रेय पथ पर चल पड़ना चाहिए। महापुरुष लीक पर न चलकर किसी कारण अपना मार्ग स्वयं बनाते एवं उत्कृष्टता का वर्ण कर प्रगति के चरम शिखर पर जा पहुंचते हैं। कम दाम बढ़िया माल। सुपरमार्केट के जन्मदाता बेकर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बेकर ने एक नए ढंग की दुकान खोली। बढ़िया से बढ़िया माल और कम से कम मुनाफा। थोड़े दिनों में उनकी दुकान की सर्वत्र प्रशंसा हुई और ग्राहक अंधाधुंध आने लगे। वर्ष के अंत में जब मुनाफा देखा गया तो चालाक दुकानदारों की अपेक्षा उन्हें अधिक ही लाभ हुआ। बेकार की नीति को अपनाकर ही आजकल जगह जगह सुपरमार्केट दुकानें खुली हुई हैं। उद्देश्यपूर्ण व्यापार। पेट भरने के लिए नौकरी या निजारत सभी करते हैं, पर जमशेद की टाटा दूसरी ही मिट्टी के थे। उन्होंने देश की आवश्यकता पूरी करने और श्रमिकों को समुचित सुविधा देने के लिए उद्योग खड़े करने का प्रयत्न किया। इन प्रयत्नों में टाटा नगर का लोह कारखाना सबसे अधिक सफल और प्रख्यात रहा। नियत के अनुरूप उन्हें भगवान ने सफलता भी दी, जबकि उनके साथियों में से अनेक स्वार्थरत रहने के कारण दिवालिया बनते रहते थे। गांधीवाद की प्रतिमूर्ति मशरूवाला। गांधी जी की मृत्यु के उपरांत उनके पत्र हरिजन सेवक के प्रकाशन की आवश्यकता समझी गई। खोजा गया कि यह कौन व्यक्ति है जो गांधी जी की विचारधारा का सही प्रतिनिधित्व करता हो। मूर्धन्य लोगों ने दृष्टि दौड़ाई
और किशोरी लाल मशरूवाला को उपयुक्त समझकर उनके मशरूवाला कंधे पर ही यह कार्यभार सौंपा गया। वे न केवल विचारों की दृष्टि से वरन जीवनचर्या की दृष्टि से भी सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में प्रबल तर्कों से यह सिद्ध किया कि केवल खादी वरन आज की परिस्थितियों में हर क्षेत्र में मितव्ययिता और सादगी बरतने की आवश्यकता है। उसने अपने व्यक्तिगत खर्च इतना कम रखा था जिसे देखकर सभी को आश्चर्य होता था कि इतना बड़ा विद्वान और दार्शनिक किस प्रकार अपने जीवन को कम खर्च में चलाता है। यह श्री मशरूवाला का साहित्य गांधीवाद का मेरुदंड समझा जाता है। उसने शिक्षा, संयम, दृष्टिकोण, व्यवहार आदि के संबंध में ठीक वैसा ही लिखा है जैसा गांधी जी कहते और करते थे। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि ऐसे दृढ़ निश्चय मनुष्यों से अगणित लोग प्रभावित होते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। ऐसे मनुष्य भव्य मंगल स्वरूप होते हैं। दुर्जन उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते, वरन वे अपनी सज्जनता के प्रभाव से उन्हें ही बदले में सफल होते हैं। परमहंस की परीक्षा। रामकृष्ण परमहंस आरंभ से ही ब्रह्मचर्य से रहते थे। इस बात की परीक्षा करने के लिए रासमणि के जमाता किसी बहाने उन्हें वैश्या के कोठे पर ले गए। स्वयं अलग हो गए। पूर्व योजना के अनुसार वैश्याएं उन्हें लुभाने का प्रयत्न करने लगी। परमहंस ने जोर जोर से माँ माँ कहना आरंभ किया। वैश्याएं डर गईं। परमहंस की आंखों से आंसू टपकने लगे। इस प्रकार परीक्षा वाला खेल खत्म हुआ। महानता के पथगामी ऐसी परिस्थितियों में हानि लाभ का विचार नहीं करते। सिद्धांत न डिगे, उनका ध्यान इसी में रहता है। झूठी गवाही न दी। एक बार की बात है, बंगाल के दिवंगत नेता डॉक्टर विधान चंद्र राय कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ रहे थे। उनके एक अंग्रेज प्रोफेसर थे प्रोपैक, जो अपनी घोड़ा गाड़ी से बाजार की सैर करने के लिए निकले। दुर्भाग्यवश उनकी गाड़ी एक ट्राम गाड़ी से टकरा गई। यह घटना विधान चंद्र के सामने ही घटी। प्रोफेसर साहब ने गाड़ी के कोचवान के विरोध में विधान चंद्र राय की झूठी गवाही प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला। वस्तुतः गलती कोचवान की नहीं थी। विधान चंद्र इस पर सहमत नहीं हुए। प्रोफेसर पैक उनके एक विषय की मौखिक परीक्षा के इंचार्ज थे। विधान चंद्र को मौखिक परीक्षा में फेल करके ही उसने अपनी नाराजगी का बदला चुकाया। नवयुग के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और पूरी लगन निष्ठा के साथ दूसरे परीक्षा की तैयारी में लगा रहा। कर्नल की अंतरात्मा में उसे अवांछनीय कृत्य के लिए कोसती रही। अंततः उसने विधान चंद्र से क्षमा मांगी और उसकी इस आदर्श निष्ठा की जीवन पर्यंत भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। श्रेष्ठता के राजमार्ग पर चलते हुए प्राण न्यौछावर करने पड़े तो भी अपने प्रण से नहीं डिगते। इतिहास पीछे उन्हीं को याद करता है, उन्हीं से प्रेरणा प्रकाश पाता है। सोलन, तुम ही ठीक थे। उन दिनों दार्शनिक सोलन की बहुत ख्याति थी। उसके द्वारा कहे गए वचन सर्वत्र प्रमाणिकता माने जाते थे। यूनान के बादशाह के मन में आया कि वह सोलन को राजमहल में बुलाकर अपने वैभव दिखाए, उपहार दे और उसके मुंह से अपनी प्रशंसा कराए। इस प्रकार सभी उसे बुद्धिमान, सूरवीर और धर्मात्मा मानने लगे। सोलन को उसने किसी बहाने राजमहल में रुला दिया और सारा वैभव भी दिखा डाला। उपहारों की सारी पिटारी सामने रखी, पर दार्शनिक गप ही रहे। बार बार पूछने उकसाने पर भी उसने कुछ न कहा। जब विवश किया गया तो इतना ही कहा, मेरा चुप रहना ही भला है। प्रशंसा करने योग्य मैंने कुछ देखा नहीं
और निंदा सहन न होगी। बादशाह खींच गया। उसने खंबे से बांधकर सोलन को गोली से उड़ा दिया। बात पुरानी हो गई। उस बादशाह पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की और जीत लिया। हारने पर खंबे से बांधकर गोली मारने का उन दिनों रिवाज था। सो वही उनके साथ भी हुआ। दिन ठीक वही था जिसके 10 वर्ष पूर्व सोलन को मारा गया था। मरते समय राजा ने कहा, सोलन तुम ठीक थे। दौलत को जिस तरह जमा करके मैंने वस्तुतः वैसा कुछ नहीं किया था जिस तरह की तुम जैसे विचारशील के मुंह से प्रशंसा सुन सकता। व्यर्थ की बातों में समय न गवाकर जिन्होंने जीवन के क्षणों का मूल्य पहचाना, वे कभी विरोधियों से विचलित नहीं हुए। आगे चलकर वही महान कहलाए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।